So 11th of August, Nitin Kamath had tweeted that they finally got the approval from SEBI itself to open their own asset management company. So इसका मतलब ये हुआ जीरोधा अब स्टॉक ब्रोकरेज के अलावा वो म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी चलाएगी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि जीरोधा तो ऑलरेडी काफी प्रॉफिटेबल है, लास्ट ईयर इसने काफी अच्छा प्रॉफिट किया, तो ये म्यूचुअल फंड की कंपनी क्यों सेटअप कर रही है? तो इसका आंसर भी नितिन कामत ने अपने ट्वीट में दिया है। तो नितिन कामत का म्यूचुअल फंड कंपनी खोलने में दो रीजन है। पहला रीजन तो लास्ट 3 ईयर में इतने ग्रोथ होने के बाद भी टोटल इंडिया की आबादी इतनी है 100 करोड़ से ऊपर, तब भी टोटल से 6 to 8 करोड़ यूनिक म्यूचुअल फंड यूजर्स हैं। ठीक है। दूसरा मोटिवेशन ये है कि अगर आने वाले टाइम में काफी सारे इन्वेस्टर आएंगे, फॉर एग्जाम्पल 10 बिलियंस या फिर 10 मिलियंस, तो उनको पता नहीं रहेगा मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा। इन्वेस्टर का काम क्या है, वो पैसा डाले, वो पैसा बढ़े। तो म्यूचुअल फंड एक बहुत आसान तरीका है समझने के लिए, जिसमें वो बंच ऑफ स्टॉक्स में पैसा डाल के इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जीरोधा किन म्यूचुअल फंड को लॉन्च कर रही है, इंडेक्स फंड और नॉर्मल म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, जीरोधा इंडेक्स फंड के फेवर में क्यों है, जीरोधा अपने म्यूचुअल फंड को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगी, जीरोधा इन म्यूचुअल फंड को बेच के खुद को कैसे प्रॉफिटेबल बनाएगा। तो जीरोधा जो है दो म्यूचुअल फंड के साथ मार्केट में आ रही है। पहला है आपका ELSS निफ्टी मिड कैप 250 इंडेक्स म्यूचुअल फंड, और दूसरा है आपका नॉर्मल निफ्टी इंडेक्स 250 मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो पहले तो आप ये सोचोगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली पहले वाले म्यूचुअल फंड का नाम और दूसरे वाले म्यूचुअल फंड का भी नाम ऑलमोस्ट सेम है। तो पहले वाले में क्या है, सिर्फ एक्स्ट्रा ELSS। तो ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इससे क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड बायर होता है, जैसे अगर मैं जीरोधा से म्यूचुअल फंड खरीदता हूं तो मुझे ना इसका काफी टैक्स बेनिफिट मिलेगा। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि ELSS में क्या है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है टू गेट द टैक्स बेनिफिट, वाइल ऑन द अदर हैंड जो दूसरा वाला म्यूचुअल फंड है उसको आप जब चाहे तब मन खरीदिए, जब आपका मन है तब बेच दीजिए, बस दूसरे वाले में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलो अब ये समझते हैं कि इंडेक्स फंड और नॉर्मल म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, इंडेक्स फंड को अल्टरनेट वर्ड में कहते हैं पैसिव फंड। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे आपको कोई भी इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स का 30 हो गया, या फिर निफ्टी 100 हो गया, या फिर बैंक निफ्टी हो गया, तो ये क्या है ना, इंडेक्स ये कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स है। तो ये म्यूचुअल फंड क्या करता है कि इसी इंडेक्स को मिमिक करता है। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि मेरे इंडेक्स 50 में अभी के टाइम पे 4 स्टॉक्स हैं, HDFC 30% का, इन्फोसिस 10% का, और आपका SBI 5% का, और अडानी ग्रीन्स रिमेनिंग जो बचे परसेंट उनका। तो अब इसमें क्या होगा कि म्यूचुअल फंड भी इसी चीज को मिमिक करेगा कि अगर ये म्यूचुअल फंड में कल को HDFC का परसेंट 15 हो गया है, तो ये जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो खरीदेंगे जीरोधा वाले, ये भी उस HDFC का वेटेज 20% से डिक्रीज करके 5% कर देंगे। तो ये जो इंडेक्स फंड होते हैं ये एक्चुअली के मार्केट के इंडेक्स को फॉलो अप करते हैं। अब ये समझते हैं कि निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 है क्या। तो निफ्टी लार्ज 250 में टोटल से आपके 250 स्टॉक्स हैं, जिसमें कि 100 जो हैं आपके टॉप बिगेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया उनके स्टॉक्स हैं, और बाकी के जो 150 स्टॉक्स हैं वो आपके मिड साइज कंपनी है। तो इससे क्या होगा ना कि जो आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इक्वली 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों में बढ़ जाएगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड इंडेक्स के रिलेटेड लोगे तो इससे आपका बहुत पर्क होता है। पहला, आपको इसके लिए कोई रिसर्च नहीं करना पड़ता कि कंपनी का बड़ा बड़ा बैलेंस शीट पढ़ना पड़ रहा है, या फिर कंपनी के बारे में और ज्यादा रिसर्च करना कि आगे अगर बारिश हो गई तो कौन सी कंपनी आगे जाएगी। ये सब से आप दूर हो। ना ही इसके लिए आपको कोई प्रॉपर फंड मैनेजर चाहिए। आपका सिंपल कंसेप्ट है कि यार मैं सिर्फ 100 रुपए का नेक्स्ट निफ्टी 50 खरीद रहा हूँ, आगे जो 10 साल में जो मेरा निफ्टी 50 मार्केट परफॉर्म करेगा वही मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरा निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड भी परफॉर्म करेगा, बिकॉज इट्स गोना मिमिक इट। चलो अब ये समझते हैं कि जीरोधा ने इंडेक्स इक्विटी फंड ही क्यों चूज करा। तो इसके दो रीजन है। रीजन 1, तो ये देखा गया कि पिछले 5 सालों में अप्रॉक्स 94% ऑफ लार्ज कैप्स जो कि एक्टिवली मैनेज होते हैं वो अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म करते हुए आए हैं। दूसरा रीजन, फिर ये भी देखा गया कि जितने भी ELSS में जितने भी मिड कैप लार्ज कैप स्टॉक्स के जो कॉम्बिनेशन आते हैं वो भी ओवर द 5 ईयर 95% ऑफ टाइम अपने बेंचमार्क को कम किए हैं। अगर अपना मार्केट का बेंचमार्क है फॉर एग्जांपल 14%, तो ओवर द 5 ईयर ये फाइंड किया गया कि जितने भी स्टॉक म्यूचुअल फंड्स हैं वो 95% टाइम अपने बेंचमार्क यानी कि 14% को उसको टच नहीं कर पाए, वो उससे कम ही जा रहे हैं। कभी वो 12% का रिटर्न दे रहे हैं या कभी 10% का, बट 5% चांसेस है जिसमें कि वो अपने बेंचमार्क 14% को टच कर पा रहे हैं। तो चलो आपका अब ये अगला क्वेश्चन होगा कि जीरोधा ने निफ्टी लार्ज कैप 250 को ही क्यों चूज किया।
वो तो निफ्टी 50 भी चूज कर सकता था, राइट। तो इसका रीजन ये है कि जो निफ्टी लार्ज मिड कैप है ना, वो आपका ऑन एनुअल बेसिस पे एवरेज रिटर्न जो है उसका 14.22% है। ऑन द अदर हैंड जो कि आपका निफ्टी 50 है उसका समवेयर अराउंड एनुअल रिटर्न 12.92% है। तो इस 1% का कमाल हम आगे देखेंगे जब हम एक इंडेक्स फंड और एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसको एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि इसका रिटर्न क्या होता है। 1% का गेम बहुत बड़ा होता है। ऑल्सो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स के थ्रू आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन दिख रहा है। तो फॉर एग्जांपल आप ये देखोगे कि निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 में आपको 87% ऑफ टोटल इक्विटी कवरेज दिख रहा है, ठीक। लेकिन आपका ये क्वेश्चन होगा कि यार 80% कवरेज तो मिल रहा है बट 250 स्टॉक्स कुछ ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। बट एट द एंड हमको क्या मतलब है, अपना मैटर है कि अपने को रिटर्न आना अच्छा चाहिए। और हिस्ट्री के हिसाब से या फिर पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से हमको ये पता चला कि जो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 है उसने निफ्टी 50 को बीट किया है। तो नो डाउट ओवर डाइवर्सिफिकेशन है बट वी आर स्टिल गेटिंग अ वेरी गुड रिटर्न। जिसको डाइवर्सिफिकेशन के बारे में नहीं पता हो तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मैं पैसे अपने एक स्टॉक में ना डालूं। क्या पता आज आईटी बूम में है, कल को आईटी डूब जाए, तो मैं अपने आप को रिस्क से मतलब बचाने के लिए क्या करूंगा कि मैं अपने स्टॉक को मल्टीपल जगह डालूंगा। फॉर एग्जांपल आईटी में डाल दिया, हेल्थ केयर में डाल दिया, बैंकिंग सेक्टर में डाल दिया, पेट्रोलियम में डाल दिया। इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। चलो अब ये समझते हैं कि नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड इंडेक्स वाला और एक जो फंड, एक म्यूचुअल फंड जो कि फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो देखो पहला बात, आपको ना इक्विटी म्यूचुअल फंड में किसी को फीस नहीं देना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड आपको फंड मैनेजर को 1% देना पड़ेगा, ये रूल है, राइट। और दूसरा पार्ट आपका ये है कि 1% का गेम ना बहुत बड़ा होता है। इसको हम एक लाइव करके देखते हैं। तो चलो अब ये समझते हैं कि अभी हमने ये देखा कि हमारा जो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 था उसको एनुअलाइज रिटर्न जो है 14% है अभी के टाइम पे, राइट। अभी हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हम हर महीना ना 10,000 रुपया डाल रहे हैं, तो हम ये डाल रहे हैं 16 साल तक, ठीक है। तो हमारा जो है साल के एंड में इतना बन रहा है, ठीक है। अब हम दूसरे केस में आते हैं, जब हम एक ऐसा म्यूचुअल फंड लेते हैं जिसको एक फंड मैनेजर कर रहा है, तो ठीक है। इसके पहले हमने ये जाना कि 95% ऑफ टाइम फंड मैनेजर का जो म्यूचुअल फंड है वो मार्केट को बीट नहीं कर पाता, वो अपने बेंचमार्क को टच नहीं कर पाता, बट फिर भी हम कंसिडर करते हैं कि हम 14% यहाँ पे बना रहे हैं, राइट। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि 1% तो हमारा म्यूचुअल फंड मैनेजर ले जाएगा इसमें से, तो अभी इसमें से हम 1% कम करके इसको करते हैं 30। अब इसको हम फिर से करते हैं कैलकुलेट। तो अगर आप देखोगे तो हमारा जो रिटर्न है ना 1% के चलते कितना ज्यादा गैप आया है, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेटर में डाल के देखोगे तो समवेयर अराउंड आपको इतने का लॉस पड़ेगा। नाउ आप एक बात बताओ, पहली बात आपको एक तो एश्योरिटी नहीं है कि आपका पैसा जो है 95% टाइम उतना टच करेगा। दूसरा आप इतना लॉस कर रहे हो, राइट। तो इसलिए इंडेक्स फंड को आपको प्रेफर करना चाहिए। बाकी आप समझदार हो, अपने हिसाब से चूज कर सकते हो और अपने पॉइंट्स को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो जीरो था इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा। तो देखो कोई भी नया म्यूचुअल फंड होता है ना तो उसको काफी बड़ा एड कैंपेन चलाना पड़ता है, राइट। और दूसरा उसको किसी ब्रोकर के थ्रू अगर वो सेल करता है तो उसको एक बहुत अच्छा खासा कमीशन देना पड़ता है, जो कि थर्ड पार्टी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, ठीक है, चाहे वो कोई फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे कुछ और हो। तो जीरोधा ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खुद से बना के रखा है और उसका नाम है स्मॉल केस। तो स्मॉल केस में आपको पता हो कि आप एक बकेट ऑफ स्टॉक खरीदते हो, तो जीरोधा स्मॉल केस यूज करने वाला है अपने म्यूचुअल फंड्स को बेचने के लिए। तो चलो अब ये समझते हैं कि जीरोधा पैसा कैसे कमाएगा। तो आपको पता होगा जीरोधा इंडिया स्टॉक मार्केट में एक रेवोल्यूशन की तरह आया था, जो कि ब्रोकरेज के अमाउंट को काफी कम कर दिया था। इसका मेन इनकम जो होता है वो आपका होता है F&O के ट्रेड से और एक्टिव ट्रेडर्स के थ्रू, जिसमें वो थोड़ा बहुत कमीशन अच्छा खासा बना पाता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर वो म्यूचुअल फंड में भी जाता है ना तो इसका इसमें भी ना काफी कॉस्ट बचेगा। तो चलो अब ये देखते हैं कि जीरोधा के म्यूचुअल फंड में और किसी ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड कंपनी में क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट, जीरोधा का जो म्यूचुअल फंड है ना वो इंडेक्स रिलेटेड फंड है, तो इसके लिए इसको कोई म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हायर नहीं करना पड़ेगा या फंड मैनेजर, तो इसमें आपका 1% बचेगा। ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड कंपनी में अगर आप देखो तो उसको एक फंड मैनेजर हायर करना पड़ेगा जो कि 1% कट लेगा। तो अभी आपको मैंने दिखाया कि 1% का डिफरेंस कितना बड़ा होता है लॉन्ग टर्म में। दूसरा पॉइंट, जीरोधा का जो म्यूचुअल फंड है ना वो इक्विटी के इंडेक्स के बेसिस पे है, तो जो मार्केट परफॉर्म करेगी उसी के बेसिस पे। ऑन द अदर हैंड जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड कंपनी है उसमें ये एश्योरेंस नहीं है कि वो मार्केट के लेवल को बीट
बीट करेगा कि नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट, क्योंकि जीरोधा किसी फंड मैनेजर को हायर नहीं कर रहा है तो जीरोधा का कोई एडिशनल कॉस्ट खर्च नहीं हो रहा। ऑन द अदर हैंड ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड कंपनी में क्या है कि उसको एक फंड मैनेजर को हायर करना पड़ेगा जो कि स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करेगा, बैलेंस शीट को पढ़ेगा, और ये फंड मैनेजर काफी हाई कॉस्ट पे आएंगे। तो इसमें जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड कंपनी उनका काफी बड़ा पैकेज जाएगा उनको हायर करने में। तो इसका पर्क जीरोधा की तरफ जा रहा है कि जीरोधा इसको इजीली लो कमीशन फी पे इसको सेल कर सकता है जो कि ट्रांजैक्शन फी होगा। तो इसी तरीके से जीरोधा म्यूचुअल फंड में एक रेवोल्यूशन ला सकता है। अब अगला ये क्वेश्चन होगा आपका कि जीरोधा को इस म्यूचुअल फंड को बेचने में काफी बड़ा इंफ्रा खर्च होगा, राइट? तो इसमें जीरोधा खुद को प्रॉफिटेबल कैसे बनाएगा? तो अगेन इसका क्वेश्चन सिंपल है। अगर कोई छोटी चीज लार्ज स्केल पे बिके तो छोटी छोटी प्रॉफिट भी ना बहुत बड़ा हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल यूएस में एक एसेट मैनेजमेंट फर्म है जिसका नाम है ब्लैक रॉक, एंड आई थिंक आपको पता होगा। तो इसमें सिर्फ इंडेक्स के म्यूचुअल फंड के थ्रू इसका जो फीस है ना सिर्फ इनको बेचने का वो $80 बिलियन के करीबन है। तो अगर आप सोचो कि जीरोधा के पास ऑलरेडी इतना बड़ा यूजर बेस है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है तो उसका वो कितना पैसा बना सकता है इसके थ्रू। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। I hope you like the video. Please like, share and subscribe. And also please do comments about your thought कि आप म्यूचुअल फंड के बारे में क्या सोचते हो। चलो बाय।